हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि कुछ लोगों को तो पता ही होगा, कुछ स्टूडेंट को, कि आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, लेकिन मैं उन स्टूडेंटों को बतला दूं कि जो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बतला दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और देखेंगे, जिस इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये तो गारंटी है, क्योंकि जैसे आप पढ़ेंगे वैसे आप देख ही लेंगे कि कितना इस वीडियो का इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम में। और जो बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या जो फर्स्ट टाइम आया है वीडियो को देख रहे हैं, वो गौर से सुने कि इस वीडियो को देखना कैसे है। सबसे पहले तो मैं बतला दूं कि ये जो क्लास होने वाली है, एक बहुत ही वीवीआई क्लास होने वाली, बहुत ही वीवीआई। अगर आप लोगों का सर दर्द है उर्दू और आप लोग पूरे साल में नहीं पढ़े, ऐसा होता है कि बच्चे जो उर्दू को नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए नहीं, बस ये वीडियो देख लीजिए और एकदम 100% इसी से आवेगा। आप देखिएगा, समझ में आएगा आपको। ठीक, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं बतला दूं कि इस वीडियो को देखना कैसे है। पढ़ने का तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन अगर ये तरीका अच्छा लगे तो इसको अपनाइएगा। जैसे मैं पहले उन स्टूडेंटों को बतला दूं कि कैसे देखना है इस वीडियो को, तो इस वीडियो को देखने का तरीका, जो स्टूडेंट का पूरे साल में पढ़ाई नहीं हुआ या कुछ कुछ पढ़ाई हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो पहले तो वो स्टूडेंट देखेंगे कि क्या सब आ रहा है, क्योंकि हर चैप्टर से है। तो हर चैप्टर से है तो पहले देखेंगे ये चैप्टर अगर मेरा मजबूत है तो ये चैप्टर से देखे कितना क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है। अगर जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा वो क्वेश्चन आपको भी देखना है, उसके बाद आंसर को देखना है कि हाँ आ रहा है तो फटाक से अपने मन में बोल देना है। नहीं आया तो फिर उसको रोक करके याद करेंगे, एक दो मरतबा पढ़ेंगे। और इस टाइप से आपको पूरे वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आप लोगों का। और एग्ज़ाम से भी पहले एक दो मरतबा देख लीजिएगा, तब पर भी ठीक है। और उन बच्चों के लिए जो बच्चा की तैयारी बहुत अच्छी है, तो ये वीडियो उनके लिए तो एकदम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो भी देखे। और वो कैसे देखे कि जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलूँ और क्वेश्चन बोलते हुए आपको सीधे आंसर अपने दिमाग में ले आना है कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब मॉक टेस्ट के तरीके से आपको इस वीडियो को लेना है, जिस बच्चे की तैयारी हो चुकी है। लेकिन पूरा देखिएगा। हाँ, अगर जो लगे जिसकी तैयारी हो गई है, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन नहीं आवे उनको, तो वो उनका क्या कीजिएगा, वो जो क्वेश्चन नहीं आवे उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मोबाइल में रहेगा तो देख लीजिएगा। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और जो बच्चा की तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप रिक्वेस्ट है कि एक दो मरतबा आप वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि अच्छा से याद उद हो जाए। और मैं जो बोलूँगा उसे आप सुनेंगे अच्छे से, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो में, बहुत शिद्दत से तैयार किया हूँ। और अभी तो शुरुआत ही किया हूँ और आवाज़ भी थोड़ी बदली बदली लग रही होगी, क्योंकि सर्दी भी हो गया है। तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक। तो अब हम लोग अब सीधे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो फंडा है पढ़ाने का, चाहे आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, दोस्त मानते हो, कुछ भी मानते हो, तो क्या फंडा है, जो पुराने बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो उनको तो पता ही है कि कम वक्त में हम लोग ज़्यादा चीज़ देखते हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है वो लंबी हो सकती है, क्योंकि हम लोग सारे चैप्टर को देखने वाले हैं ना। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और सभी से देखेंगे क्वेश्चन कितना बनता है, कौन सा आता है। नहीं, आप लोग अच्छे से देखिए बस। तो अब हम लोग सबसे पहले, ये तो पता ही है कि ये क्लास 12th उर्दू है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हिस्सा नस्र, जो कि कहानी वहानी है, अफसाना, मुख्तसर अफसाना, दास्तान, ये सब। उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो होगा आपके बुक में, वो ये है नज़ीर अहमद की कहानी, जिनके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। और इनके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हुए। और ये कैसा है, तो खाका है। देखिए, ये तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क्स यहाँ से आते हैं। तो इनको याद रखने का क्या तरीका है, इनको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। जब मैं 12th में था तो इस तरीके से याद किया था ये सबको। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो अपनाइए। क्या करना है, अभी से अगर आजकल आप देख रहे हैं एक वीडियो, तो क्या कीजिएगा, अभी तो आज 11 तारीख है, तो आप लोगों को ये करना है कि रोज़ रात में जब सोने से पहले क्या कीजिएगा, पहले सीधे किताब लीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर को उठाइएगा, नज़ीर अहमद की कहानी खाका। और फिर कैसे पढ़ना है नज़ीर अहमद की कहानी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग खाका, उसके बाद मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन निज़ामी सर, इसी तरीके से सबको शुरू से लास्ट कर देना है। रोज़ाना बस इतना काम कीजिए, इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक
एकदम ज़बान पे बैठ जाएगा, सीधे कोई बोलेगा आप सीधे फटाक से जवाब दे दीजिएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो थोड़ा ये तरीका को अपनाइए, देखिए अगर अच्छा लगा तो करके देखिए, एक दो रोज होता है कि नहीं। ठीक वैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इस पर कि कौन कब लिखा, पीडीएफ भी दे दूंगा इसका, तो वहाँ से भी आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन याद ही करना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा, जो बात है क्लियर। तो चलिए अब हम लोग इसी चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, और आज हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। और तो सीधे सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, और कोशिश रहेगी कि वीडियो जल्दी ही हम लोग ख़त्म करें, है ना। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1885 में। कब हुई? 1885 में। लेकिन देखिए, लोगों के कहने के मुताबिक 1883 में पैदा हुए, लेकिन उनके खुद कहने के मुताबिक वो 1885 में पैदा हुए। पूछेंगे कि कहाँ पैदा हुए, तो दिल्ली में हुए थे। हाँ, दिल्ली में ही हुए थे, 1885 में नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी। अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था। तो नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था दोस्तों, तो मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। तो सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात सुनिए कि जब इनके वालिद का नाम हम लोग जान लिए, तो उनके वालदा का भी जानते चलिए कि उनके वालदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम था। जब फ़रहतुल्लाह बेग 10 ही रोज़ के थे ना, तो उनके वालदा का इंतकाल हो गया, जो मुशर्रफ जहाँ बेगम थी। फिर उनका जो मतलब पालना पोसना होता है वो उनकी फूफी हुस्न जहाँ बेगम की। तो ये सब को तो मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी बतला देता हूँ, बतलाते हुए चलूँगा। कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। आप देखिए कितना तक वीडियो जाता है। तो सबसे पहला ये, अब तीसरा नंबर है, उर्दू का पहला खाका कौन है। तो उर्दू का पहला खाका कौन है दोस्तों, नज़ीर अहमद की कहानी ही उर्दू की पहली खाका है, और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को उर्दू का पहला खाका निगार कहा जाता है। ठीक, उर्दू का पहला खाका कौन, मिर्ज़ा नज़ीर अहमद की कहानी, और फ़रतुल्लाह बेग को पहला खाका निगार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नज़ीर अहमद इंटरमीडिएट कब किए। तो नज़ीर अहमद जो है इंटरमीडिएट 1903 में किए थे। 1901 में दाखिला लिए थे हिंदू कॉलेज में, 1903 में इंटरमीडिएट में पास कर गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। तो क्यों आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हो आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पढ़ने के लिए आते थे नज़ीर अहमद के घर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे। तो मियाँ दानी थे, मदरसे में मियाँ दानी थे। अच्छा, एक बात मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोगों का इस वीडियो के थ्रू कमेंट आया कि सर जितना सब्जेक्टिव है ना, वो जो 2 नंबर में पूछा जाता है, जितना है किताब में, सभी का इसी टाइप से एक वीडियो बना के डाल दीजिए, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। और जो एग्ज़ाम से पहले 1-2 रोज पहले देख रहे हैं ये वीडियो, तो अगर मैं डाले रहूँगा तो एक मरतबा डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ सारा डिटेल दे दूंगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो आजकल में देखेंगे ये वीडियो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फ़रहतुल्लाह बेग शाहरुखानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो कैसी गलती, बहुत फेमस क्वेश्चन सब है, एराब की, ये सब तो आप लोगों को एकदम ज़बान पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से आता है, कहाँ से आवेगा, ये वीडियो देख लीजिए, मतलब सब कहानी ख़त्म है एकदम। तो एराब की गलती करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किस बुज़ुर्ग ने कराई। तो फ़रहतुल्लाह बेग की जो बिस्मिल्लाह किस बुज़ुर्ग ने कराई दोस्तों, तो सैयद वली अल्लाह कराई थी। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं आप लोग, सॉरी, मियाँ दानी थे फ़रहतुल्लाह बेग, शाहरुखानी में एराब की गलती करते थे। बिस्मिल्लाह किसने कराई, सैयद वली अल्लाह। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फ़रहतुल्लाह बेग मुलाजमत से कब शबकुदोश हुए। तो ये जो मुलाजमत से कब शबकुदोश हुए थे दोस्तों, 1942 में। कब, 1942 में अपने मुलाजमत से शबकुदोश हुए थे, ओहदा से शबकुदोश हो गए थे, और 1947 में वफ़ात पा ली थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फ़रहतुल्लाह बेग को किस मजमून में कमज़ोरी थी। तो सर्फ व नहू किस में थी, सर्फ व नहू, जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं आप लोग, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ़रहतुल्लाह बेग की शादी नसीमा सुल्ताना से कब हुई। तो फ़रहतुल्लाह बेग की शादी नसीमा सुल्ताना से कब हुई थी दोस्तों, 1908। और नसीमा सुल्तानी कौन थी, कौन थी, तो चचेरी बहन थी, मतलब चाचा की लड़की थी। और चाचा का नाम क्या था, तो चाचा का नाम साजिद, हाँ साजिद बेग था। साजिद बेग चाचा का नाम था, फ़रहतुल्लाह बेग के चाचा का नाम साजिद बेग था। साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शादी हुई। कब हुई, 1908 में शादी हुई। अब
वफ़ात कब हुई? 1947 में। वफ़ात कब हुई? 1947 में वफ़ात हुई थी। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो है 1908, 1908 में मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की शादी हुई। किससे हुई? नसीमा सुल्ताना से। कौन थी नसीमा सुल्ताना? तो चचेरी बहन थी। चाचा का नाम क्या था? साजिद बेग था। कोई दिक्कत नहीं है। 1885 में क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी का भी पैदाइश और ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पैदाइश कब हुई? 1885। 1942 में क्या हुआ? वो ओहदा से मतलब अपने मुलाजमत से सबकदोश हुए और 1947 में वफ़ात पा गए। कब? 27 अप्रैल 1947 को वो अपने वफ़ात पा गए। तो ये थे मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। चैप्टर जो है नज़ीर अहमद की कहानी है, खाका है, उनसे जो जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और वैसे तो सारे क्वेश्चन को लिया गया, तो ये हुए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक, तो अब हम लोगों का जो चैप्टर है मिट्टी का तेल, जो सेकेंड चैप्टर मिट्टी का तेल, जिनके मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी है। और क्या है ये? मज़मून। मज़मून किसे कहते हैं? जो किसी ख़ास मौजू पर तहरीर कलमबंद की जाए उसे मज़मून कहते हैं। ये याद रखें, मिट्टी के तेल के मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। तो अब इससे बनने वाले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखिए। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? 1878 में हुई थी। कहाँ हुई थी? निज़ामुद्दीन औलिया में हुई थी। ठीक, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में निज़ामुद्दीन औलिया में हुई थी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निज़ामी के मवारिश आला कौन थे? मतलब कि वो किसके औलादों में से आते थे? तो किसके औलादों में से आते थे? सैयद बदरुद्दीन। सैयद बदरुद्दीन के औलादों में से आते थे, बदरुद्दीन इसहाक। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? तो ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था दोस्तों? तो उनके वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था। सैयद आशिक अली उनके वालिद का नाम था और वालदा का नाम चहेती बेगम था। क्या था? चहेती बेगम। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालदा का नाम क्या था? तो जैसा कि अभी मैं बतलाया हूँ कि चहेती बेगम था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून। अगला क्वेश्चन, उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है? तो उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है दोस्तों? तो गैर अफसानवी अदब में। ये सबको याद करना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बस सिंपल बात है, रटना पड़ेगा। जो लोग रटे हुए हैं तो वो अपना इसको मॉक टेस्ट के जैसे दे, जैसे कि मैं पहले ही बतला दिया हूँ कि इसको इस तरीके से दे जैसे मैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िए, फटाक से आंसर दिमाग में ले आइए, और जब मैं आंसर दूँ तो देखिए आपका सही है कि गलत है। ठीक, इस तरीके से आप दे। और जो बच्चे को याद नहीं है वो याद करे, एक दो मरतबा वीडियो देख लेंगे ना, याद हो जाएगा। सुनी हुई बात याद रहती है। उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है? गैर अफसानवी मदद में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे? तो किस मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज के मतलब खलीफा थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की पैदाइश कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो वही बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन। ये देखिए, यहाँ पे ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में। ठीक, जैसा कि मैं पहले बतलाया, क्या बतलाया, ये थोड़ा मिस है, तो क्या है कि मतलब कि कहाँ हुई थी? बस्ती निज़ामुद्दीन में। ठीक, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का यह नाम किस बड़े शायर ने लिखना शुरू किया? मतलब ये जो ख्वाजा हसन निज़ामी है, ख्वाजा हसन निज़ामी, वो जो नाम है वो किस बड़े शायर ने लिखना शुरू किया? तो इकबाल ने लिखना शुरू किया। और मैं बतला दूँ, यहीं पर आप लोग सुनिए एक बात को, के वालिदैन जो है ना ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम, जैसे आपका नाम आपके अम्मी अब्बू जो रखे होंगे तो कोई दूसरा नाम रखे होंगे, तो उस तरीके से जो नाम रखे थे, तो ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम कासिम अली था। क्या था? खास कासिम अली उनके अम्मी अब्बू रखे थे, वालिदैन रखे थे। और उनके मामू अली हसन, ठीक, अली हसन कह के पुकारते थे। और ख्वाजा हसन निज़ामी जो नाम है वो इकबाल रखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। बचपन में वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी किसकी कफ़ालत में रहे? तो बड़े भाई की कफ़ालत में रहे थे ख्वाजा हसन निज़ामी। बड़े भाई कौन थे दोस्तों? सैयद हसन अली शाह। कौन थे? सैयद हसन अली शाह बड़े भाई थे।
अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने हिंदू साधुओं से क्या सीखा? तो ख्वाजा हसन निज़ामी जो है हिंदू साधुओं से फ़लसफ़ा वेदांत सीखा। क्या सीखा? फ़लसफ़ा वेदांत हिंदू साधुओं से सीखा। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निज़ामी बांसुरी किसकी तसनीफ़ है? तो किसकी तसनीफ़ है इस तरीके से आता है, तो एक दो ले लिया हूँ। तो किसकी तसनीफ़ है दोस्तों? तो ख्वाजा हसन निज़ामी। क्या हो जाएगा आंसर? ख्वाजा हसन निज़ामी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात जो हुई थी वो 1955 में हुई थी। कब? 31 जुलाई 1955। 31 जुलाई 1955 में ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात हो गई थी। और पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? 1878 में पैदाइश हुई थी और वफ़ात कब हुई? 1955 में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत करता था? अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत करता था? तो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। ये जो है ना 2 नंबर में जो साइड में होगा कहकशा बुक के साइड में, उससे भी ले लिया हूँ एक दो हर चैप्टर से, ताकि अगर मतलब इसी को देख लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ सब कुछ हो जाएगा। और नहीं, अगर आप लोग बोलेंगे तो जितना क्वेश्चन है सबका आंसर सहित मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार रहेगा बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आग हवा पानी मिट्टी में सबसे कमतर कौन है? तो सबसे कमतर किसको समझा जाता है मिट्टी को? तो ये थे ख्वाजा हसन निज़ामी चैप्टर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम वीवीआई है और एकदम समझिए पूरे चैप्टर का निचोड़ है आप लोगों के सामने। आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर बनाइए। तो दोस्तों ये सब हो गए। मैं फिर एक मरतबा समराइज़ कर दूं कि 1878 में ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश हुई थी और इंतकाल कब हुआ था? 1955 में इंतकाल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और अगले चैप्टर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो हम लोगों का जो अब चैप्टर है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहकीक, ये भी एक मजमून है जिनके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। ठीक, सैयद सुलेमान नदवी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नहीं तहकीक है। तो सीधे सीधे हम लोग चलिए अब इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वही है कि मतलब मुसन्निफ़ के बारे में, जो उनके ज़िंदगी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है और उर्दू में यहीं से क्वेश्चन ही आता है ऑब्जेक्टिव। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? तो 1884 में हुई थी। 22 नवंबर 1884 को इनकी पैदाइश हुई। कहाँ हुई थी? जो बिहार में ही दसना दसना जो है ना गांव, जो अब नालंदा में पड़ता है, वहीं हुई थी। ठीक, कब? 1884 में पैदाइश, याद रखिएगा 1884 में। कहाँ? नालंदा, जो बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे? तो सैयद सुलेमान नदवी जो थे वो 4 ज़बानों के माहिर थे। ठीक, सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? 4 ज़बानों के माहिर थे। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाये हुआ? तो देखिए पहला वाली बात जो रहती है ना वो सब मतलब पूछने का चांस रहता है और वहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो कब शाये हुआ था? 1902 में शाये हुआ था। 1902 में उनका पहला मजमून शाये हुआ था। कौन? एक रिसाला, पटना की रिसाला अल पंच में शाये हुआ था। और उस मजमून का क्या उन्वान था, क्या मौजू क्या था? तो खातून की तालीम, खातूनों की तालीम के बारे में इसमें बतलाया गया था। ठीक, 1902 में रिसाला मतलब कि मजमून शाये हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोगों की तैयारी होगी तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। और जो लोग नए हैं वो याद करें और सुने, मेरी बातों को सुने, काफ़ी अच्छी बात है। सुनिएगा तो याद रहेगा। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? जैसा कि अभी मैं बताया कि अलपंच, कहाँ? ऑप्शन नंबर सी। और पटना का रिसाला 1902 में खातूनों की तालीम के इनवान से शाया हुआ। कब? 1902 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो किसके शागिर्द थे? शिबली नोमानी के। शिबली नोमानी के शागिर्द कैसे बन गए? 1901 में असल आला तालीम हासिल करने के लिए 1901 में कहाँ गए थे? नदवतुल उलमा में गए थे। तो वहीं मुलाकात हुई शिबली नोमानी जैसी बड़ी शख्सियत से, तो वहीं उनके शागिर्द हो गए। ठीक, समझ में आ रहा है? इस तरीके से कुछ रिलेट करके आप लोग याद करेंगे, इंशाल्लाह याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई? ये जैसा कि मैं बतला दिया दसना में। ठीक, जो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई? तो
देखिए 1953 में कराची में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और नवंबर में ही हुई थी, 23 नवंबर। नवंबर याद भी नहीं रहेगा ना, सिर्फ 1953 कराची याद रहेगा। पैदा हुए यहाँ बिहार में 1884 में। पैदा कब हुए थे? 1884। और ये था 22 नवंबर। और इंतकाल कब हुआ? 1953 कराची, और ये था 23 नवंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम कहाँ हासिल किया? जैसा कि मैं पहले ही बतला दिया, दारुल उलूम नदवतुल उलमा में गए थे, और लखनऊ जहाँ 1901 में मुलाकात की से शिबली नमानी से, तो शागिर्द बन गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ कौन है? तो अगर आप लोगों को याद है तो देखिए कौन है, उसके बाद नहीं तो याद कीजिए कौन है। नकवीश सुलेमानी। तो कई कई मतलब के मुज़ामिन सुलेमान, और कई मतलब नाम उम लिखे थे, किताबें लिखे थे। सॉरी, अब लंबी वीडियो कुछ बोला जाता है, तो नकवीश सुलेमानी। अगला क्वेश्चन है, सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी किताब है? तो सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी किताब है? रहमत आलम। कौन सी किताब? याद रहेगा ना, रहमत आलम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? जैसा कि मैं बताया कि हर चैप्टर से मैं एक दो क्वेश्चन ले लिया हूँ पीछे से, ताकि इसके साथ साथ सब कुछ हो जाए। तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। क्या नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट है। हर चैप्टर से 12, 15, 10 इस तरीके से लिया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा से आसानी से, और देख रहे हैं साथ साथ बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो इसी तरीके से पूरा बुक ही क्लियर हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नौमानी की किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? तो किस नामुकम्मल को? सीरतुन नबी। क्या? सीरतुन नबी को मुकम्मल किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से में आ गया होगा। मैं एक मरतबा फिर एक बात बतला दूं कि 1884 में पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1884 में। कहाँ हुई थी? बिहार दसना में। और इंतकाल कब हुआ था? 1953 में इंतकाल हुआ था। और 22 नवंबर को पैदाइश, 23 नवंबर को इंतकाल। ठीक। इंतकाल कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। तो ये सब थे इससे इस चैप्टर से। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर इंशाइया क्या है? ये भी एक मजमून है, और मुसन्निफ कौन है? वज़ीर आगा। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। इंशाइया क्या है, मजमून, वज़ीर आगा। इससे बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। थकेंगे तो नहीं, फुल एनर्जी के साथ हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी एकदम बहुत ही फुल डेडिकेट होकर वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है, बहुत शिद्दत से बनाया हूँ वीडियो को। तो प्लीज़ मतलब जिस मेहनत से मैं बनाया हूँ, इतना एफ़र्ट मैं लगाया हूँ, थोड़ा सा एफ़र्ट आप लगा दीजिए, और आपकी तैयारी को मुकम्मल कीजिए, और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए प्लीज़। अगर आप छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, सर मानते हैं, तो प्लीज़ आप पढ़िए और इसको याद कीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वज़ीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो किस सिन्फ से है दोस्तों? तो इंशाइया से। मतलब इंशाइया क्या है जो आपके इसमें है, निसाब में शामिल। इंशाइया क्या है यहाँ पर? इंशाइया क्या है से ताल्लुक है वज़ीर आगा का। ठीक, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई दोस्तों? तो वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कहाँ हुई थी? तो पाकिस्तान में हुई थी। ठीक, पाकिस्तान में वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? पाकिस्तान, जैसा कि मैं बतला ही दिया। इंशाइया क्या है, उसके मुसन्निफ़ कौन है? तो वज़ीर आगा है, आप लोगों को पता ही है। इंशाइया क्या है? मजमून की एक किस्म है, ये सब पता ही है आपको। इंशाइया कैसी सिन्फ है? तो इंशाइया कैसी सिन्फ है, ये सुनिए। इंशाइया एक नशरी सिन्फ है। कैसी सिन्फ है? नशरी, जो लिखा जाता है। अभी हम लोग वही को ना देख रहे हैं। तो इंशाइया कैसी सिन्फ है? नशरी सिन्फ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस तहरीर में शायर व अदब की तफ़हीम और ताबीर तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तनकीदी मजमून कहते हैं। सीधे रट जाइए ना, रट जाइए। जिस तहरीर में शायर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? तनकीदी मजमून कहते हैं। और डिटेल में तो आप पढ़ा ही नहीं सकता हूँ, बहुत ही मतलब वीडियो लंबी होने ही वाली है। जब अपलोड होगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, है ना। और इस सब का तो डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में सभी की वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से क्या चीज़ मुमय्यज़ करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गैर रस्मी तरीक़ाकार। सुनिएगा क्वेश्चन, इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से क्या चीज़ मुमय्यज़ करती है? तो गैर रस्मी कार। इस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, क्योंकि मुसन्निफ़ जो है ना, इनके उनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगला क्वेश्चन, वज़ीर आगा
का कौन सा मजमून आपके किताब में शामिल है? इंशाइया क्या है? वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया? ये अच्छा है, तंज़ व मज़ाह के मौजू पर उन्होंने अपना पीएचडी हासिल किया था। और किस पंजाब यूनिवर्सिटी से तंज़ व मज़ाह के मौजू पर वो पीएचडी किए थे, ठीक। और तंज़ व मज़ाह ये सब के ही थ्रू मतलब वो फेमस हुए थे। अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से वज़ीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ कौन है? तो इंशाइयों का मजमुआ कौन है दोस्तों? चोरी से यारी तक। इंशाइयों का मजमुआ चोरी से यारी तक है। कई किताबें लिखे हैं। अब ये वीवीआई मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए ले लिया हूँ। बाकी डिटेल तो वीडियो में है जो मतलब पढ़ा चुका हूँ वो वाले वीडियो में, लेकिन आप लोग इतना भी याद करेंगे तो काफ़ी है ना। तो अब हम लोग इसी तरीके से अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और उससे भी बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो अब जो हम लोगों का जो चैप्टर है इंशाइया मतलब चैप्टर हिजरत है और जिनके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है और यह क्या है? इंशाइया है, ठीक। याद करने में दिक्कत होगी लेकिन जो मैं रूल बताया हूँ उस रूल को अपनाइए, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। सर्दी ही बहुत हो गया, बहुत दिक्कत है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इनसे बनने वाले। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुई थी। अगर पूछेगा कि कहाँ हुई तो कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद के मोहल्ला खलीदाबाद में हुई थी। हाँ, इलाहाबाद में हुई थी अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में, ठीक। याद रहेगा। ये क्या है? हम लोग जो हिजरत चैप्टर को अब पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? तो अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था दोस्तों? शजाअत हुसैन। शजाअत हुसैन उनके वालिद का नाम था। और उनके वालदा का क्या नाम था? तो उनके वालदा का नाम सरवरी खातून था। देखिए, सरवरी खातून असल में ये भी पूछ सकता है कि अहमद जमाल पाशा शजाअत हुसैन की कौन सी बीवी के औलाद थे? तो शजाअत हुसैन दो शादी किए थे। दो शादी में दूसरी बीवी जो थी सरवरी बेगम, सरवरी खातून, उसी के औलाद थे अहमद जमाल पाशा। कौन थे? अहमद जमाल पाशा उसी के औलाद थे। दूसरी बीवी सरवरी खातून। और सरवरी खातून से मतलब इतना मोहब्बत करते थे कि वहाँ जब गए थे इलाहाबाद में 1940 में इनके वालिद गए थे। मैं बतला दूं बस इसी तरीके से गए थे तो वहाँ एक मंजिल खरीदा था जिसका नाम सरवरी मंजिल भी रखे थे। तो इसी तरीके से, लेकिन वो सब याद नहीं रखी है आप लोग। शजाअत हुसैन इनके वालिद का नाम था, इनके दादा का नाम नजफ अली। जो पूछेगा मैं वो सबको क्वेश्चन में आया हूँ, बाकी ऐसे तो सब कुछ बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोचता हूँ जितना फास्ट बोल लूँगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम वक्त में आप लोगों को ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड करूँगा और क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड करूँगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। अहमद जमाल पाशा के दादा कौन थे? जैसा कि मैं बतलाया, नजफ अली उनके दादा का नाम था। अहमद जमाल पाशा ने कब मैट्रिक किया? तो अहमद जमाल पाशा जो थे वो 1950 में मैट्रिक किया था, ठीक है। कब किए थे? 1950 में। पैदाइश कब हुई थी? पैदाइश याद रखिए, पैदाइश 1929 में। और वीडियो देखिएगा तो मैं एकदम पैदाइश को याद करवा दूंगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो अहमद जमाल पाशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए पास किए थे। किस यूनिवर्सिटी से एमए पास किए थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और मैं इस वीडियो में बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को, बहुत ही बड़ा। और आप लोग देखते रहिए वीडियो सॉरी, आप लोग देखते रहिए वीडियो को। काफ़ी मतलब बहुत ही, अब जब जुड़ ही गए हैं इस चैनल से तो एकदम जुड़े रहिए, डट के जुड़े रहिए, आपको मैं बहुत आगे तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलीगढ़ से लखनऊ वापस के बाद अहमद जमाल पाशा ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो कौन सा? अवध पंच रिसाला जारी किया। जब अलीगढ़ से एमए किए थे, वहाँ से लखनऊ आ गए थे, लखनऊ आने के बाद कौन सा रिसाला जारी किया? अवध पंच, ठीक। आप लोग मेहनत से पढ़िए और मेरे साथ रहिए, बस यही है। और इंशाल्लाह तो एग्ज़ाम दे के आइएगा तब बताइएगा कि क्वेश्चन सब आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाब में शामिल है? हिजरत। क्या है? हिजरत। क्वेश्चन नंबर 8 है, निसाब में शामिल हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? इंशाइया। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आवेगा कि घुमा फिरा के पूछेगा, ये बातें हैं। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है दोस्तों? बाप और बेटे की। ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बाप और बेटे की निस्बत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1961 में अहमद जमाल पाशा किस अखबार के इदारत में शामिल हुए? तो कब हुए? 1961। कब हुए? 1961। और किस अखबार में हुए थे? तो कौमी आवाज़ के अखबार के इदारत में शामिल हुए थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और कब तक थे? 1976 तक थे, 1976 तक थे, ठीक।
1961 में शामिल हुए, 1976 तक कौमी आवाज़ के इदारत में शामिल हुए। 2 नंबर में भी पूछेगा तो आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा। सिवान के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा लेक्चरर के हैसियत से बहाल हुए? तो सिवान के ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में। तो सिवान क्या करने चले गए अहमद जमाल पाशा? तो असल में देखिए उनकी जो शादी हुई थी वहीं हुई थी, और शादी किन से हुई थी? 1966 में। देखिए शादी इनकी भी दो थी, इनके वालिद की भी दो, इनकी भी दो। तो दूसरी शादी का तस्करा है। तो दूसरी शादी किन से हुई थी? दूसरी शादी मेरे ख्याल से सरवर जमाल, सरवर जी, सरवरी बेगम उनके वालिद का नाम, सरवर जमाल, हाँ सरवर जमाल ऐसी ही नाम था कुछ, हाँ आप लोगों को याद होगा तो सही है, सरवर जमाल करके नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? तो अहमद जमाल पाशा की जो वफ़ात हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी? 1987 में वफ़ात हुई थी। ठीक। किस मतलब वजह अगर पूछा जाए तो वजह दिल का दौरा पड़ गया था, अचानक दिल का दौरा पड़ गया था, और पटना में ही उनका इंतकाल हो गया था। ठीक, 1987 में। इनमें से अहमद जमाल पाशा की किताब कौन है? तो इनमें से देखिए कौन सी किताब है अहमद जमाल पाशा की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। क्या है? लज्जत आज़ाद। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? तो जन्नत से हुक्म सफ़र हज़रत आदम को हुआ। किसको हुआ? हज़रत आदम को। मैं बताया ही, अब हर में थोड़ी नहीं बताऊंगा, वही जो मतलब दो दो क्वेश्चन लिया हूं उधर से। गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया है? तो ये तो पेश किए थे शायद ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे देख रहे हैं वैसे ही पूरे को कवर करेंगे। बस आज का तो यही मोटो है ना इस वीडियो का, और एकदम अच्छे से आप लोग पढ़िए, मेहनत से याद कीजिए। ठीक। तो अब जो हम लोगों का जो चैप्टर है बाग व बहार, जो कि दास्तान है जिनके मुसन्निफ मीर अमन दहलवी हैं। क्या? मीर अमन दहलवी। अब इससे बनने वाले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाग व बहार के मुसन्निफ कौन है? तो कौन है? मीर अमन दहलवी है ना, इसी टाइप से आएगा। 5 नंबर तो रहेगा, इस टाइप से रहता है। अब 100 ठो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 से आपको 50 ठो देना है। हो सकता है इसी वीडियो से पूरा रहे, कवायद वायद की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर कवायद नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट को देखिए ना, एक मरतबा चेक कीजिए ना, बस सब कुछ वहाँ पर है। और अगर आप एग्ज़ाम से 1-2 रोज़ पहले देख रहे हैं, या एग्ज़ाम कल है आज रात में देख रहे हैं, तो बिना फिक्र हो के आप देखिए और जाके कल एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़िए मज़े से। क्वेश्चन नंबर 2 है, शहजादे को कितना बंदर मुल्क सादिक से लेना था? तो 40 बंदर लेना था। कितना? 40। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, शहजादे के वफ़ादार खादिम का क्या नाम था? तो शहजादे के वफ़ादार खादिम का क्या नाम था दोस्तों? मुबारक नाम था। दरअसल इसमें मीर अमन के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ होगा इस चैप्टर से, इसीलिए इस जो है ना मतलब मुसन्निफ़ के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके निसाब में किस दरवेश की कहानी शामिल है? तो हमारे निसाब में जो किस दरवेश की कहानी शामिल है दोस्तों, तो वो चौथे दरवेश की निसाब में शामिल है। कितना? चौथे दरवेश की निसाब में शामिल है। ठीक। भीख मांगने वाला फ़कीर किस मुल्क का था? तो भीख मांगने वाला फ़कीर हिंदुस्तान का था। ये सब जो क्वेश्चन है ना, जो किताब के साइड में रहता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, वहाँ से ले लिया हूँ, वहाँ से इसलिए ले लिया हूँ ताकि इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन नहीं रहे थे, तो वहीं से ले लिया हूँ। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बाग व बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो बाग व बहार किस किताब का तर्जुमा है? किस्सा चहार दरवेश किताब का तर्जुमा है बाग व बहार। दोस्तों अगर आप लोगों का कमेंट आया, जो बंदे अभी, जैसे मैं आज 11 तारीख है, 11 जनवरी है, और जो वीडियो आज हो सकता है तो आज अगर अपलोड हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कल होगा। और जो कल देख रहे होंगे अगर कमेंट करेंगे कि सर वो अभी वीडियो डाल दीजिए जो सब्जेक्टिव वाला है, तो सब्जेक्टिव वाला भी पूरा एक ही वीडियो में बना दूंगा और उसको डाल दूंगा, बस टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, चहार दरवेश का एक और तर्जुमा किसने किया था? तो चहार दरवेश का एक और तर्जुमा किसने किया था दोस्तों? तो अता हुसैन। किसने किया था? अता हुसैन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में कायम हुआ था। कल इस चैप्टर से जो क्विज़ लिया गया था टेलीग्राम में, तो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए। 15 क्वेश्चन था, 15 में 10 दिए। अब यहाँ से देखिए, और यहाँ से देखने के बाद अब जो टेस्ट होगा वहाँ, तो अब कहीं भी बुक में से कहीं से भी हो जाएगा। तो 10 ही 12 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कहीं से भी हो जाएगा। तो सबको देखे रहेंगे तब ना अच्छा करेंगे। ठीक ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो।
उर्दू अदब में मीर अमन की अहमियत क्यों है? तो उर्दू अदब में मीर अमन की अदब क्यों है? तो नशर की वजह से, ठीक ना, सीधे नशर की वजह से उनकी उर्दू अदब में अहमियत है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ था? मतलब कब उसको जो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इंग्लिश में स्थापना कहते हैं, वही कब हुआ था? तो 1800 में हुआ था। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चौथे दरवेश किस किताब से माखूज है? चौथे दरवेश किस किताब से माखूज है दोस्तों? तो बाग व बहार किससे दोस्तों? वो फसाना अजायब, सॉरी, फसाना अजायब से माखूज है। चौथे दरवेश किस किताब से माखूज है? फसाना अजायब। और मैं बतला दूं कि मीर अमन को जो है बाग व बहार लिखने पर 500 रुपये का इनाम भी मिला था। तो ये सब जो है ना, ये सब सब्जेक्टिव में है सब्जेक्टिव में 500 रुपये का इनाम मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाग व बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। चलिए, किस्सा चहार दरवेश किस ज़बान में है? तो किस्सा चहार दरवेश जो है वो किस ज़बान में है दोस्तों? वो फ़ारसी में है। किस में है? फ़ारसी में। किस्सा चहार दरवेश किस ज़बान में है? फ़ारसी में। ठीक, फ़ारसी में किस्सा चहार दरवेश है। अगला क्वेश्चन है, अंधा फकीर किस मुल्क का रहने वाला था? तो ये हिंदुस्तान का रहने वाला था। और ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि मुल्क सादिक ने अंधा फकीर, जब अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो ये कहानी बहुत ही मतलब अच्छी है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें होगा कि मुल्क सादिक अंधे फकीर को कितना दिए? तो 1 अशरफी दिए थे। 1 अशरफी, याद रखिएगा, याद रखिएगा इस बात को कि 1 अशरफी जो है इस फ़कीर को, अंधे फ़कीर को दिए थे। अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ कहाँ से था? हिंदुस्तान से था। कौन दिए थे? मुल्क सादिक दिए थे। चलिए, बहुत स्पीड बोल रहा हूँ लेकिन आज। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया था दोस्तों? तो जॉन गिलक्रिस्ट ने कायम किया था। तो दोस्तों ये हुए बाग बहार के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, मतलब लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तब, नहीं तो कोई दिक्कतें नहीं है, आप लोगों की मर्ज़ी है। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो चैप्टर है टोबा टेक्सिंग, जो एक अफसाना है, अब अफसाना की शुरुआत हम लोग कर दिए, वो अब उधर मुकम्मल हो गया। तो अफसाना है, ये क्या है? टोबा टेक्सिंग अफसाना सादत हसन मिंटू का लिखा हुआ है। ये याद नहीं रहता है, बच्चे का कमेंट आया था, कल आया था कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए या पीडीएफ दे दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए आप, इसी में मैं एक पूरा अच्छे से एक ही जगह पे सबका लिखे हुआ हूँ, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो टोबा टेक्सिंग क्या है? एक अफसाना है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सादत हसन मिंटू के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब मुख्तसर अफसाना है तो कुछ अफसाना के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कि नहीं? जैसा कि अभी तक आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग कितने जल्दी में और कितने कम वक्त में अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन तो कम लिए हैं लेकिन पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर लेते हैं, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? दिल से पूछे, एकदम सही है। क्योंकि मैं पूरा 100% एफर्ट लगाया हूँ इस वीडियो पर कि बच्चे एक वीडियो देखकर अपना जाए एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल करके आवे, अच्छे से देकर आवे। जो उर्दू बोझ लगता है, एक टेंशन है, वो अब ना रहे, है ना? क्योंकि आपके लिए वकार लर्निंग आ गया है, और अपने आने वाले दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। और आप लोगों के लिए भी ये चैनल बहुत कुछ लाने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहे। लास्ट में मैं एक अनाउंस करूंगा, सुनिएगा उस बात को। तो चलिए दोस्तों, अब बातें बहुत हो गई। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, चावल पर कुल अल्लाह लिखने का फ़न किसे करार दिया गया है? तो ये मुख्तसर अफसाना को है। मैं पिछले मतलब कि जो दास्तान जो चैप्टर था उसमें कहना भूल गया था। देखिए, दास्तान सब ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहला दास्तान कौन है? तो मुल्ला वजी का जो सब रस है ना, उसे पहला दास्तान मानते हैं, जिसकी इशाअत 1632 में हुई। याद हो गया ना? याद कर लीजिए। 1632 में मुल्ला वजी की पहली जो दास्तान, जो जिसको सबसे पहला दास्तान माना जाता है, वो सब रस था। ठीक, और सबसे कदीम नशरी सिन्फ को भी हम लोग दास्तान ही कहते हैं। ये तो समझ गए। मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर अफसाना चावल पर कुल अल्लाह लिखने का फ़न किसे करार दिया गया है? तो मुख्तसर अफसाना को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस्सा गोई की वह मुख्तसर सूरत जिसमें ज़िंदगी अख्तसार और एजाज़ के साथ समा जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मुख्तसर अफसाना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग मुख्तसर अफसाना कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए सादत हसन मिंटू पर, जो क्योंकि वो मुसन्निफ़ है, वो थी एक दो ऑब्जेक्टिव अफसाना के ऊपर। अब हम लोग मिंटू के ऊपर आते हैं, और इनसे बनने वाले देखिए सारे ऑब्जेक्टिव को। सादत हसन मिंटू की पैदाइश मौजूदा लुधियाना पंजाब के सिमराला गांव में कब हुई? तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं रहेगा क्वेश्चन,
मैं क्वेश्चन को इसलिए ऐसे सेट किया हूँ कि इससे देखिए, अब यही का तो 3 क्वेश्चन हो जाता है कि सादत हसन मिंटू की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, तो किस जगह हुई, तो ये तो 3 क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, सादत हसन मिंटू की पैदाइश कहाँ हुई, जो अभी लुधियाना है और जो पंजाब था, है ना, सिमराला गांव में, कब हुई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 11 मई 1912 को हुई थी। कब हुई थी? 1912 को हुई थी पैदाइश, 1912 में। जो पंजाब ही भी याद कर सकते हैं, लुधियाना भी याद कर सकते हैं, अगर पूछा तो, नहीं पूछा तो देख लीजिए, सुन लीजिए, क्या दिक्कत है। तो कब हुई थी? 1912 में ख्वाजा मतलब सादत हसन मिंटू की पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? तो ये तो फिर वही वाली बात, मिंटू का अफसाना है, ठीक। याद है ना, थोड़ा सर्दी हो गया, मैनेज कीजिएगा आप लोग, क्या करें। अफसाना टोबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की गई है? तो अफसाना टोबा टेक सिंह में पागलों की तबादलों की बात की गई है। पहले मैं बतला दूं कि अफसाना, ये जो सादत हसन मिंटू की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? 1912 में तो हुई थी, लेकिन अब उनके वालिद का भी नाम हम लोग जान लेते हैं। तो उनके वालिद का क्या नाम था? सुनिए, ख्वाजा गुलाम हसन था। हाँ, ख्वाजा गुलाम हसन था। और जो उनकी वालदा का नाम था वो सरदार बेगम था। क्या था? सरदार बेगम उनकी वालदा का नाम था। आने वाले क्वेश्चन में कहीं हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो आप लोग सुन के रहिए। मुख्तसर अफसाने की सिन्फ उर्दू में कहाँ से आई? तो मुख्तसर अफसाने की सिन्फ जो है उर्दू में कहाँ से आई थी दोस्तों? अंग्रेज़ी से आई थी। कहाँ से आई थी? अंग्रेज़ी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? तो उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नशे की पहली तरंग। क्या हो जाएगा? नशे की पहली तरंग। ये तो नशे की पहली तरंग तो हाँ, नशे की पहली तरंग उर्दू का पहला अफसाना है, ठीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं हम लोग? अफसाना कहते हैं, या मिस प्रिंटिंग हो गया है? हाँ जी, मिस प्रिंट हो गया है, अफसाना होना चाहिए। तो यहाँ पर अफसाना समझ गए ना आप लोग। फंक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं हम लोग? अफसाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मिंटू ने कहाँ तालीम हासिल की? तो मिंटू जे थे कहाँ तालीम हासिल की थी दोस्तों? वो अमृतसर में तालीम हासिल की थी। अमृतसर में तालीम हासिल कर की थी। उसके बाद फिर वो मतलब पूरी तालीम तो नहीं कर पाए थे 1933 में। 1933 में थोड़ा सा सुन लीजिए, 1933 में ये अपना कैरियर को शुरुआत किए थे, यही अदबी ज़िंदगी में। फिर एक 1936 में उनका जो सबसे पहला मजमुआ था आतिश पारे नाम से, वो शाये हुआ, है ना। 1934 में क्या खल्क रिसाला से एक तमाशा नाम से भी शाये हुआ था। तो 1933 में शुरुआत किए थे, 1936 में शाये हुआ था। क्या शाये हुआ था? आतिश पारे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़, अभी बोले और अभी ये आ गया 1933। मिंटू की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ था? 1933 में, ठीक है। 1933 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आतिश पारे की शायद कब हुई? जैसा कि मैं अभी अभी बतला दिया, 1936 में हुई थी। तकसीम मुल्क के मौजू पर मिंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? तो देखिए, तकसीम मुल्क के मौजू पर मिंटू का कौन सा अफसाना है दोस्तों? तो सियाह हाशिए। सियाह हाशिए जो है, ये तकसीम मुल्क के मौजू पर मिंटू का ये सियाह हाशिए नाम से है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, सियाह हाशिए नाम से शाया किया गया है तकसीम मुल्क के मौजू पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आतिश पारे कब? ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना आतिश पारे, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता दूं 1936 में शाये हुआ था। कौन का है आतिश पारे? तो सादत हसन मिंटू का है। बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, थक मतलब कि एकदम अजीब सा हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन मिंटू का अफसानवी मजमुआ नहीं है? तो अफसानवी कई है, उनके जो अफसानवी मजमुए के जो नाम कई हैं, तो उसी में से इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। तो इसमें आप लोगों को अगर आ रहा होगा तो बताइए। अलाव नहीं है, अलाव नहीं है, बाकी सब है। ये सरकंदो, धुआं, ये सब भी जो जितना है ना, सब कुछ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मिंटू का इंतकाल कब हुआ? तो मिंटू का इंतकाल कब हुआ था दोस्तों? 1955 में हुआ था। अगर पूछे कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। तो अरे भाई, लाहौर में कैसे हो गया? लाहौर में असल 1948 में है ना, 1948 में ये पाकिस्तान चले गए थे। तो इंतकाल 1955 में इसी वजह से लाहौर में हुआ था। पैदाइश कब हुई थी? देखिए फिर सुन लीजिए, 1912 में पैदाइश हुई थी। कहाँ पैदाइश हुई थी? लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। और
इंतकाल कब हुआ? 1955 में। कहाँ हुआ? लाहौर में। देखिए बैकग्राउंड अगर कुछ आवाज़ आए तो उसे आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अभी तो टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहा है। तो अभी 4 बजे मैं ये कर रहा हूँ। तो क्या बता रहा था, 1912 में पैदाइश हुई थी और 1955 में इंतकाल हुआ था। पैदाइश कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। और इंतकाल कहाँ हुआ? लाहौर में। लाहौर में क्योंकि 1948 में ये पाकिस्तान चले गए थे। और इनकी शादी कब हुई थी? तो इनकी शादी, ये सब जो डेटें हैं उसको याद रखिए। 1939 में इनकी शादी हुई थी। कब? 1939 में। किन से? सफ़िया बेगम से उनकी शादी हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है क्या इससे? हाँ, मुख्तसर अफसाने की दागबिल का सेहरा किसके सर है? तो सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम के सर मुख्तसर अफसाने का दागबिल है। फिर मैं एक मरतबा बतला दूँ सादत हसन मिंटू के बारे में कि 1912 में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे आप लोग बताइए? मतलब पंजाब में हुए थे। 1955 में इंतकाल हो गए। कहाँ हुए? लाहौर में। 1948 में यहाँ गए थे ना, क्या बोलते हैं उसको, पंजाब, अरे पाकिस्तान गए थे, ठीक। और शादी हुई थी 1939 में। 1939 में शादी हुई थी। और शादी किससे हुई थी? सफ़िया बेगम से शादी हुई थी। तो चलिए, अभी इससे जो बनने वाले क्वेश्चन थे बस इतना ही थे। और बार बार में मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो 2 नंबर का जो है सारा जो होता है 2 नंबर में पूछा जाता है, उसका मैं इसी तरीके से एक ही वीडियो में सब कुछ अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वक्त तो बहुत ही लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, अब जो हम लोगों का जो चैप्टर है प्रॉमिस, मुख्तसर अफसाना है और इनकी जो मुसन्निफ़ है जिलानी बानो है। दोस्तों, तो ये प्रॉमिस को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए कि अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो से हमको कुछ ना कुछ हासिल होने वाला है, और कुछ ऐसे बंदे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो तो देखते हैं, ज़रूर देखते हैं, आप लोग देखिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है मैं बतलाता हूँ कि एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, पता है, एनर्जी मिलती है, वीडियो बनाने का मन करता है। आज जो मैं इतना बड़ा वीडियो लेकर जा रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो सब्सक्राइब इतना आप लोग बढ़वाए हैं, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट है, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसी तरीके से अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम के अगर एक दिन पहले भी देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ये चैनल बहुत कुछ देने वाला है। ये एग्ज़ाम तक ही आपके साथ नहीं है, एग्ज़ाम के बाद तक आप देखिएगा ना इस चैनल पर क्या क्या आवेगा, वो सब आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह अभी तो वादा नहीं करूँगा, क्योंकि आने के बाद मतलब पहले आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो को शेयर खूब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ते हैं, या दोस्त है, कुछ भी, हम तो दोस्त ही बोलते हैं वीडियो में ना, तो आप लोग खूब शेयर जितना कर सकते हैं ना कीजिए। कि अभी तक नहीं किए ना, कोई बात नहीं है, एक भी वीडियो को शेयर नहीं किए कोई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। क्यों इतना बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि मेहनत बहुत लगा है इस वीडियो में, ठीक। अब तो समझ गए ना आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जिलानी। जिलानी बानो जो है बदायूं उत्तर प्रदेश में कब पैदा हुई? जैसा कि मैं बतलाया कि ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन मैं इसलिए क्वेश्चन इस टाइप से बनाया हूँ कि बदायूं भी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? तो उनकी जो पैदाइश हुई थी उसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1936 को। 14 जुलाई 1936 को इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या 14 जुलाई 1936 को इसका सही आंसर हो जाएगा, या सीधे 1936, है ना, 1936। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिलानी बानो की शादी किससे हुई? तो जिलानी बानो की शादी डॉक्टर अनवर मुअज्जम, डॉक्टर अनवर मुअज्जम, देखिए ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई थी। किससे हुई थी? डॉक्टर अनवार मुअज्जम नहीं, सॉरी, डॉक्टर अनवर मुअज्जम से, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, डॉक्टर अनवर मुअज्जम से शादी हुई थी और कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। 1959 में हुई थी। पैदाइश कब हुई थी? पैदाइश को तो याद करवा ही दूंगा आज के इस वीडियो में सभी के, अगर सही से देखे होंगे तो याद हो गया होगा बहुत का। 1936 में पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? बदायूं में। और शादी कब हुई थी? 1959 में शादी हुई थी।
किससे हुई थी? डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अफसाना प्रॉमिस के तख्लीक़कार कौन है? अफसाना प्रॉमिस ऐसे रहेगा तख्लीक़कार कौन है? तो ये सब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि सर तो कभी ऐसा बताया ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो दिए नहीं। बिल्कुल नहीं, इसकी तख्लीक़कार जिलानी बानो। कौन हुआ? जिलानी बानो। इस सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? जो इसका जो मेन किरदार है कौन है वो? तो अम्मू। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अम्मू इज़ द राइट आंसर। अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार अम्मू है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 भाइयों का तज़किरा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। नाविल ईवान गज़ल के मुसन्निफ़ कौन है? नाविल ईवान गज़ल के मुसन्निफ़ कौन है दोस्तों? तो जिलानी बानो। या बोलेगा क्वेश्चन में रहेगा कि जिलानी बानो की कौन सी तख्लीक मंदरजा झेल में से कौन सी तख्लीक जिलानी बानो की है? तो आप लोग क्या दीजिएगा? ईवान गज़ल। ठीक। अगर रहेगा ऑप्शन में ईवान गज़ल तो ईवान गज़ल दीजिएगा। और बाकी तो कई है, कई लिखी हुई हैं, तो वीडियो तो बनाया था लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अम्मू किस महलिक मर्ज़ में मुब्तला थी? मतलब कौन सा चीज़ हो गया था उनको? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर इज़ राइट आंसर। कैंसर की बीमारी हो गई थी किसको? अम्मू को। अम्मू के पास कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। जो चारों बेटे की कहानी इसमें आया है, मतलब अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे इसी टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 8 है जिलानी बानो के कितने अफसानों मजमुआ शाये हो चुके हैं? तो जिलानी बानो के कितने अफसानवी मजमुआ शाये हो चुके हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 10। कितने शाये हो चुके हैं? 10 शाये हो चुके हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जिलानी बानो की शादी कब हुई? 1959। जैसा कि मैं पहले ही बतला दिया किससे? अनवर मुअज़्ज़म से उनकी शादी हुई थी। ईवान गज़ल के अलावा जिलानी बानो का नाविल कौन है? ईवान गज़ल के अलावा जिलानी बानो का नाविल कौन है दोस्तों? तो बारिश संग। ठीक। अगला क्वेश्चन जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम है? तो वालिद का नाम नहीं बतलाया क्या वीडियो के शुरू में? वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी। अल्लामा हैरत बदायूनी। ऑप्शन देखिए कहाँ पे होगा? बी इज राइट आंसर। अल्लामा हैरत बदायूनी उनके वालिद का नाम था। ठीक ना। अगले क्वेश्चन अल्लामा हैरत बदायूनी ने मुलाजमत के लिए कहाँ हिजरत फरमाई? हिजरत का मतलब आप लोग समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो मतलब कि वही जो एक जगह से हिजरत करके दूसरे जगह चले जाना। अल्लामा हसरत बदायूनी, अल्लामा हैरत होगा। अल्लामा हैरत बदायूनी ने मुलाजमत के लिए कहाँ हिजरत फरमाई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। और एमए तक तालीम हासिल की थी जिलानी बानो। यहाँ से हैदराबाद से याद आ गया, एमए तक तालीम हासिल की थी, है ना? इसी टाइप से एमए लिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। जिलानी बानो की किसी एक अफसाने मजमुआ का नाम बताइए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोशनी के मीनार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कि अम्मू को किसने कहा कि यासीन पढ़िए? तो बड़ी बहू जो थी ना उनकी, जब कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा। या मैं इसका तो ये करूँगा ना, सब्जेक्टिव वाला बनाऊँगा क्योंकि यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है इससे। तो बड़ी बहू अम्मू को बोली कि यासीन आप पढ़िए। तो ये थे अब इससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग फिर अगले चैप्टर को तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से सारे को ख़त्म करेंगे। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करें ही, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है। मेरे आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो ही गई है। जो हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है भोले बसरगीत शफ़ी जावेद जिनके मुसन्निफ़ है, और यह एक मुख्तसर अफ़साना है। भोले बसरगीत शफ़ी जावेद और इन मुख्तसर अफ़साना है। तो चलिए सीधे हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। शफ़ी जावेद मुजफ्फ़रपुर में कब पैदा हुए? तो शफ़ी जावेद जो थे दोस्तों वो मुजफ्फ़रपुर में कब पैदा हुए? 1935 में। 4 जनवरी 1935 में पैदा हुए थे। लेकिन मैं बता दूं इनका जो आबाई वतन था वो गया था। क्या कहाँ था? गया। और पैदा कहाँ हुए थे? मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे 4 जनवरी 1935 को। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है? तो शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू है। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू है, जो कि 1953 में शाये हुआ था। कब हुआ था? 1953 में शाये हुआ था दरभंगा के महानामा से अफ़क में। क्या था? अफ़क से शाये हुआ था आर्ट और तंबाकू, जो कि 1953 में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है
जर्नलिस्ट रवि रंजन। जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जर्नलिस्ट रवि रंजन कौन थे? तो इसका सही आंसर पुराने दोस्त। जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? पुराने दोस्त थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अफसाना से, है कि नहीं? अफसाना इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किस साल हुआ? तो इसका सही आंसर 1936 हो जाएगा। इस पर मैं VVI मार देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो 1936 तरक्की पसंद तहरीक बाज़ाब्ता आगाज़ किस साल हुआ? 1936 में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, शफ़ी जावेद का असल नाम क्या था? तो शफ़ी जावेद का असल नाम क्या था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन था। और जैसा कि मैं बतलाया है कि इसका आबाई वतन गया है। पैदाइश कब हुई? पैदाइश बताइए। पैदाइश 1935। पैदाइश 1935। शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर में। आबाई वतन गया और घर का माहौल इनके अदबी था। और सैयद मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नाम था असल। शफ़ी जावेद किस ओहदे से सबकुदोश हुए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो डायरेक्टर महकमा इत्तलात के ओहदे से सबकुदोश हुए थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, शफ़ी जावेद फ़िल वक्त कहाँ मुकीम है? मतलब अभी कहाँ है? तो इनमें तो इंतकाल का नहीं दिया गया है, तो फ़िल वक्त है, तो कहाँ अभी मुकीम है? तो पटना में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आप लोग, पटना। पटना में है। पैदाइश कब हुई थी शफ़ी जावेद की? 1935 में पैदाइश हुई थी। शफ़ी जावेद की पैदाइश 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? शफ़ी जावेद का नवासा नहीं, जो भोले बसरे गीत जो कहानी में है नवासा ये सब, तो उनकी बात कही गई है। तो उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था दोस्तों? तो लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, रवि रंजन कौन थे? तो रवि रंजन, जैसा कि मैं बतलाया है कि रवि रंजन कौन थे? दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, है कि नहीं? शफ़ी जावेद ने किस मज़मून में एमए किया? तो शफ़ी जावेद ने किस मज़मून में एमए किया दोस्तों? तो समाजियात में एमए किया था। किस मज़मून में? समाजियात में एमए किया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से किया था? तो पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में एमए किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दौरान मुलाजमत वालेकुम शफ़ी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर फायज रहे? तो किस ओहदे पर फायज थे दोस्तों? प्री सेक्रेटरी के ओहदे पर। कुछ यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, तो प्री सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। और इस वीडियो का मतलब कि इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से शफ़ी जावेद का अफसाना कौन है? तो कई सारे अफसाने हैं, जैसे पहला तो मैं बतला दिया। पहला कौन था? पहला था आर्ट और तंबाकू, जो कि 1953 में शाये हुआ। उसके बाद कई अफसाने हैं, दायरा से बाहर, खुली जो आँख, तारीफ़ उस खुदा की, वक्त के असर, ये सब बहुत सारे हैं। तो उसमें से देखिए कि इनमें से शफ़ी जावेद का अफसाना कौन है? तो क्या है इसमें? तारीफ़ उस खुदा की होनी चाहिए। हाँ, तारीफ़ उस खुदा की। और तारीफ़ उस खुदा, हाँ, तारीफ़ उस खुदा की जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब फिर हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला जो चैप्टर है, इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़ाक। इब्राहिम सिक्का है जिनके मुसन्निफ़ सलाम बिन रज़ाक है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इससे बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल में कब पैदा हुए? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1941। 15 नवंबर 1941 को महाराष्ट्र के पनवेल में सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश हुई। ठीक, कहाँ हुई? पनवेल में, 15 नवंबर 1941। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, इब्राहिम सिक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज़ है? तो इब्राहिम सिक्का जो है किस अफसानवी मजमूए से माखूज़ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिकस्ते बतों के दरमिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। शिकस्ते बतों के दरमिया से माखूज़ है इब्राहिम सिक्का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो सलाम बिन रज़ाक का जो पहला अफसाना था वो 1964 में शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1964 में शाये हुआ था। और मैं बतला दूं कि ये जो थे सलाम बिन रज़ाक, वो 35 साल तक एक स्कूल मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में 35 साल तक ये ओहदा पर थे। मतलब
नौकरी किए। और उसके बाद 1999 में शब-क-दोष हुए। 1999 में शब-क-दोष हो गए, 1999 में, ठीक। 1999 में शब-क-दोष हो गए थे और अभी जो है वो मुंबई में ही हैं। और पैदाइश कब हुई थी? 1941 में। 1941 में पैदाइश हुई थी, ठीक ना। और सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाये हुआ था दोस्तों? तो 1964 में शाये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सलाम बिन रज़ाक ने माहम की खारी श्री पाद कृष्ण कोलहटकर की किताबें किस ज़बान से तर्जुमा किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मराठी। मराठी इज़ राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकेदमी इनाम से कब सरफराज किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2004 में। 2004 में कौन से शिकस्ते बतों के दरमियान जो किताब थी उसी के ऊपर इनको ये वाला अवार्ड दिया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इनमें से कौन अफसाना निगार शामिल निसाब में है? तो इसमें से देखिए कौन से अभी तक हम लोग पढ़े और उसका सही आंसर दीजिए। तो सलाम बिन रज़ाक अभी पढ़ रहे हैं, तो इस राइट आंसर सी। इब्राहिम सिक्का की तालीम कहाँ तक हुई? तो इब्राहिम सिक्का की तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन, ओ इब्राहिम सिक्का की तालीम जो, ये तो सलाम बिन रज़ाक की याद आ गया था। इब्राहिम सिक्का की तालीम कहाँ तक हासिल हुई थी दोस्तों? तो चौथे दर्जे तक। कहाँ तक? चौथे दर्जे तक इब्राहिम सिक्का की तालीम हासिल हुई थी। सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक़ किस सूबे से था? तो सलाम बिन ताल्लुक़ का जो ताल्लुक़ था वो महाराष्ट्र से था, जैसा कि क्वेश्चन के फर्स्ट ही में था कि महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदाइश हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। सलाम बिन रज़ाक की तालीम कहाँ तक थी? तो ये वाला क्वेश्चन, डिप्लोमा इन एजुकेशन कहाँ तक थी? डिप्लोमा इन एजुकेशन तक सलाम बिन रज़ाक की तालीम थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सलाम बिन रज़ाक किस महकमा में मुलाजिम थे? तो किसमें? महकमा तालीम में। जैसा कि मैं पहले ही बतलाया, महकमा तालीम में थे। कितना? 35 बरस तक, अल्लाह अकबर, 35 साल तक किसी एक चीज़ में थे। और कब? 1999 में सबको दोष हो गए थे। 1999 में, याद रहेगा ना? 1999 में। याद नहीं भी रखिए जो वीडियो में, बस उतना को भी याद रखिए, ये सबको सुन लीजिए तो ऑटोमेटिक याद आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। मौलमी की मुलाजमी से सलाम बिन रज़ाक कब शब-क-दोष हुए? तो 1999, जैसा कि मैं बतला ही दिया। क्वेश्चन नंबर 12। इब्राहिम सिक्का का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इब्राहिम सिक्का का जो मरकज़ी किरदार है दोस्तों वो इब्राहिम सिक्का ही है। कौन है? इब्राहिम सिक्का, जो मेन कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इब्राहिम सिक्का का आर्जी नाम क्या था? तो इब्राहिम सिक्का का आर्जी नाम अबू था। क्या था? अबू था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। इब्राहिम सिक्का में किस गांव का तज़किरा है? तो इब्राहिम सिक्का में धोरन गांव का तज़किरा है। किस गांव का? धोरन गांव का तज़किरा है, ठीक। तो अब हम लोग इससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देख लिए, फिर अगले चैप्टर को देखते हैं। इसी तरीके से तो पूरे वीडियो में यही काम करना है। आप लोगों को मन से पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का भी मेहनत चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत करें और याद करें। ये सब याद है तो बहुत ही आइसन ऑन द केक, सोने पर सुहागा है। तो अगले चैप्टर को हम लोग अब देखते हैं, ठीक। अब जो हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है, गुब्बारे खातिर से 3 खतूत, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनके मुसन्निफ़ हैं, तो अब इनसे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? तो असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। क्या था? असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। मैं बतला दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? तो 1888 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? मक्का मुकर्रमा में हुई थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था और तारीख़ी नाम जो था फ़िरोज़ बख्त था, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मक्का मुकर्रमा, जैसा कि बतला दिया, 1888 में मक्का मुकर्रमा में पैदाइश हुई थी। ये उनका तारीख़ी नाम क्या रखा गया? तो शुरू में ही बतलाया हूँ कि फ़िरोज़ बख्त उनका तारीख़ी नाम था। क्या था? फ़िरोज़ बख्त। और असल नाम क्या था? असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। और उनके वालिद का क्या नाम था? खैरुद्दीन। क्या था? उनके वालिद का नाम खैरुद्दीन था। पैदाइश कब हुई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की? तो 1888 में। अगला क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद ने लिसानुस्सिद्क़ जैसा रिसाला कब कायम किया? तो जो क्या है, लिसानुस्सिद्क़ जैसा रिसाला जो कायम किए थे, कब किए थे? 1903 में किए थे, 1903 में। और जब वब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उम्र कितना थी? ओनली 15 ईयर्स, मतलब सिर्फ 15 साल के थे। बताइए तो क्या मतलब दिमाग था उनका, बहुत ही अजीम उशान इंसान थे वो। तो 1903 में लिसानुस्सिद्क़ जैसा रिसाला कायम किया था और जब वो 15 साल के ही थे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मौलाना आज़ाद के अहलिया का नाम क्या था? तो मौलाना आज़ाद के अहलिया का नाम था जो था दोस्तों वो ज़ुलेखा बेगम था। ज़ुलेखा बेगम। और शादी कब हुई थी? तो शादी 1906, शादी 1906 या 7, ऐसे 1906 या 7 में हुई थी, ठीक ना। मतलब अगर 1906 आया तो 1906 सही होगा, 7 आया तो 1907, नहीं तो ऐसे आया तो ऐसे सही हो जाएगा, ज़ुलेखा बेगम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। और उनके वालिद का इंतकाल 1908 में हो गया था, मतलब शादी के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। शादी कब हुई थी? 1906 या 7 में जुलेखा बेगम से शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल कब शाये किया? तो मौलाना आज़ाद जो थे अल हिलाल कब शाये किए थे? 1912 में। और कहाँ से शाये किए थे? कलकत्ता से। अल हिलाल को बंद करवा दिया गया, कुछ वजह के कुछ वजूहात थी 1914 में, मतलब अल हिलाल को बंद हो गया। कब 1914 में बंद हो गया था? तो 1516 में। इसके बंद होने के जस्ट बाद 1516 में अल बिलाग नाम से रिसाला जारी किए फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल कहाँ से शाये किया? अभी मैं बताया कि कलकत्ता से शाये किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, अल हिलाल अल बिलाग को किसने निकाला? तो अल हिलाल अल बिलाग को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि अल हिलाल को बंद करवा दिया गया था। अल हिलाल शुरू हुआ था 1912 में, बंद करवा दिया गया था 14 में, फिर 1516 में उसी की जगह पे अल बिलाग को निकाला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, महज 35 बरस की उम्र में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। जी, सिर्फ 35 साल के थे। कब? 35 साल के ही थे। कब? 1923 में। बहुत मरतबा जेल उल में भी गए, कई मरतबा रहे थे जेल उल में, फिर आए तो 35 साल के थे 1923 में, तो वो कांग्रेस के सदर मुंतखब किए गए। ठीक है दोस्तों, मैं फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, एकदम कर ही दे। क्या है, आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, बस वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे लाल कलर का होगा, बस उसी को तो दबाना है। देखिए देखिए, मैं साफ बात कर देता हूँ, किसी को कोई भी अब जो है ना, मतलब जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा ना, अच्छा लगता है ना, जब सब्सक्राइबर इंक्रीज करता है तो मन करेगा और कि वीडियो बनाओ जो अब सब्जेक्टिव वाला बचा हुआ है, इसी 15 दिन में सब कुछ दे दूँ आपके सामने, पूरा अपना एफर्ट झोंक दूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप लोग, आप लोगों की ही भलाई है इसमें, मेरा भी भलाई हो जाएगा कुछ, लेकिन आप लोगों का भी भलाई। अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ कुछ भलाई है, कुछ अच्छा है, हम लोगों मतलब कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, कुछ हासिल हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लेकिन दिल से पूछिए कि कुछ मिला है तब सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक, 1923 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? तो इसका जो सही इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 22 फरवरी 1958 में उनकी वफ़ात हो गई थी। फिर हम लोग पैदाइश को जानते हैं, पैदाइश कब हुई थी? 1888 में पैदाइश हुई थी इनका। कहाँ हुई थी? मक्का मुकर्रमा में। और वफ़ात कब हुई? 1958 में। और इनका जो असल नाम क्या था? असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था, तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त था। कोई क्लियर नहीं है, एकदम अच्छे से न पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, गब्बार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? तो ये तो अबुल कलाम आज़ाद, इसका तो सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, और मेरे ऊपर मतलब खातिर के खतूत किसके जेल से लिखे गए? मतलब ये जो गुब्बारा खतूत जो मतलब गुब्बारा खातिर जो है, ये ख़त किस जेल से लिखे गए? तो किला अहमद नगर जेल से, किला अहमद नगर जेल से इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, इसलिए मैं ले लिया हूँ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके निसाब में शामिल है? तो गब्बार खातिर से 3 खतूत। कितने? 3 खतूत हमारे निसाब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गब्बार खातिर में कुल कितने खतूत है? तो 24। कुल कितने खतूत है? तो 24 खतूत है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सब देखा? अभी एक और क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज थे? तो जैसा कि मैं बतला दूं, वज़ीर तालीम के ओहदे पर फायज थे, और जब वफ़ात हुई थी 1958 में तब तक वो वज़ीर तालीम ही थे। तो एक मरतबा हम लोग समरी टाइप से पढ़ लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। 1888 में पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? मक्का मुकर्रमा में। वफ़ात कब हुई? 1958 में हुई थी। शादी कब हुई थी? 1906 या 7 में हुई थी। किससे हुई थी? जुलेखा बेगम से। वालिद का क्या नाम था? खैरुद्दीन अहमद था। तो ये सब हुई इनकी बातें। अब
यहाँ तक हम लोग क्या देखे हैं, जो हिस्सा नस्र का जो शुरुआत है मतलब मज़ीद मुताले से पहले जो है ये मुकम्मल हुआ। तो अब हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे, नज़्म की तरफ। उससे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ एक इस टाइप से बनाया हूँ कि सभी चैप्टर का एक ही साथ, और कौन क्या है नहीं है सब कुछ। तो मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे साथ साथ पढ़िएगा, क्या दो दो मरतबा पढ़िएगा। नज़ीर अहमद की कहानी, राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेखाका। मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन निज़ामी। मजमून, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, सैयद सुलेमान नदवी। मजमून फिर पढ़िए, नज़ीर अहमद की कहानी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बे खाका, मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन निज़ामी। मजमून, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, सैयद सुलेमान नदवी। मजमून, उसके बाद क्या है, इंशाइया क्या है, वज़ीर आगा। मजमून, इंशाइया क्या है, वज़ीर आगा। मजमून, हिजरत, अहमद जमाल पाशा। इंसाइया, हिजरत, अहमद जमाल पाशा। हिजरत, अहमद जमाल पाशा। बाग व बहार, मीर अमन दहलवी। दास्तान, टोबा टेक सिंह, सादत हसन मिंटू। मुख्तसर अफसाना, प्रॉमिस होगा यहाँ पर, जिलानी बानो। मुख्तसर, भोले बसरेगी, शफ़ी जावेद। भोले बसरेगी, शफ़ी जावेद। इब्राहिम सिक्का, इब्राहिम सिक्का, सलाम बिन रज़ाक। गब्बारा खातिर से 3 ख़ुतूत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये हुई, अभी तक हम लोग इतना चैप्टर 11 चैप्टर को देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी को देखेंगे। आप लोग पूरे अच्छे से शिद्दत से वीडियो को देखते रहिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो अब तो लाइक कर ही दीजिए। अब लाइक तो बनता ही है, अब तो लाइक बनता ही है, इसलिए लाइक, अब लाइक का बटन जो होगा वहाँ पर दबा ही दीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए, है कि नहीं। ठीक। तो अब हम लोग अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों, अब जो हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे अच्छा, तो मज़ीद मुताले स्टार्ट हो गया है। पहले मैं क्या किया हूँ कि हिस्सा नस्र में जितना है ना सभी को कवर किया हूँ, उसके बाद नज़्म को देखेंगे। तो मज़ीद मुताले के लिए ख़ुद नौशिस्त है, क्या है, ख़ुद नविश्त। ख़ुद नविश्त है मैं यूनिवर्सिटी में, जो एहसान दानिश जिनके मुसन्निफ़ है, एहसान दानिश मुसन्निफ़ हुए, मैं यूनिवर्सिटी में ख़ुद नविश्त। ख़ुद नविश्त किसे कहते हैं, ख़ुद नविश्त मतलब जो राइटर है, जो मुसन्निफ़ है, वो लिखता है अपने ही बारे में, तो उसे खुद नविश्त कहते हैं। जैसे ऑटोबायोग्राफी जो कहते हैं शायद इंग्लिश में, हाँ। तो चलिए अब इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अब मैं बता दूं, जब खुद नविश्त स्टार्ट किया हूं तो पहले आप लोग जान लीजिए कि मौलाना जाफ़र थानेसरी का नाम सुने होंगे। उनका जो आप मतलब यही जो खुद नविश्त है, काला पानी, उसको उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा हासिल है, ठीक, जिसकी इशाअत 1923 में हुई थी। ये बात क्लियर हो गया कि काला पानी जो है, काला पानी को उर्दू का पहला खुद नविश्त माना गया है, जो कि 1923 में शाया हुआ था, जो मौलाना जाफ़र थानेसरी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहानिगारी की कौन सी शक्ल है जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि खुद नविश्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, जाफ़र थानेसरी की काला पानी को उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा हासिल हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन में भी है। तो जाफ़र थानेसरी की काला पानी जो है उर्दू की पहली खुद नविश्त का दर्जा हासिल कब, मतलब 1923 में इसकी इशाअत हुई थी। कब हुई थी, 1923 में इसकी इशाअत हुई थी। किसकी, काला पानी। काला पानी को उर्दू की पहली खुद नविश्त माना जाता है कि उनके मुसन्निफ़ कौन है, जाफ़र थानेसरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एहसान दानिश का असल नाम क्या था। एहसान, अब एहसान दानिश के ऊपर आते हैं। तो एहसान दानिश का जो असल नाम था, एहसानुल हक और तखल्लुस दानिश था। क्या, एहसानुल हक, असल नाम एहसानुल हक, असल नाम एहसानुल हक, असल नाम एहसानुल हक था, और तखल्लुस क्या था, दानिश, तखल्लुस दानिश था, और असल नाम एहसानुल हक, ठीक है। और पैदाइश कब हुई थी, तो 1914 में पैदाइश हुई थी इनकी। नाम तो क्लियर हो गया ना। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई। अच्छा, तो पैदाइश कब हुई थी, 1914 में पैदा हुए थे। कहाँ हुई थी, नालिहाल में ही पैदा हुए थे, जो कांधला गांव का नाम था, वहीं पैदा हुए थे। कब, 1914 में, ठीक। और असल नाम एहसानुल हक और तखल्लुस दानिश था, 1914 में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एहसान दानिश कहाँ पैदा हुए। नालिहाल में। कहाँ, नालिहाल जो कि कांधला में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए। एहसान के वालिद का क्या नाम था। तो एहसान के वालिद का नाम काजी दानिश अली था। क्या था, काजी दानिश अली इनके वालिद का नाम था। काजी दानिश अली उनके वालिद का नाम था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक नशरी की किस सिन्फ से। तो खुद नविश्त, तो खुद नविश्त से है। खुद नविश्त क्या है, खुद नविश्त इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 मतलब इसमें है एक मिस प्रिंट हो गया है। बुद्धू कैसा मिस्त्री था। तो बुद्धू जो कैसा मिस्त्री था दोस्तों, वो
दयानतदार मिस्त्री था। कैसा? दयानतदार, एकदम अच्छा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, एहसान दानिश का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो मैं यूनिवर्सिटी में जो खुद नविश्त है एहसान दानिश का, वही मजमून हमारे निसाब में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, खुद नविश्त गब्बार कारवां के मुसन्निफ कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेगम किदवई। क्या हो जाएगा? बेगम किदवई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एहसान दानिश की वफ़ात कब हुई? तो वफ़ात 1982 में, 1982 में हुई। कब हुई? 1982 में उनकी वफ़ात हो गई। 1982 में उनकी वफ़ात हो गई थी। कब हुई थी? 1982 में लाहौर में हुई थी उनकी वफ़ात। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एहसान दानिश की वफ़ात कहाँ हुई? तो लाहौर में उनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। रठ पर मज़दूर की मज़दूरी कितनी थी? तो रठ पर मज़दूर की मज़दूरी कितनी थी दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 रुपये, 11 आने। कितना था? 11 आने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एहसान दानिश ने अरबी व फ़ारसी किससे सीखी? तो एहसान दानिश जो है अरबी व फ़ारसी किससे सीखी थी दोस्तों? तो मतलब हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से। हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से एहसान दानिश जो है वो अरबी और फ़ारसी दोनों सीखी थी। कोई दिक्कत नहीं। अगले को चलिए, तो ये यहाँ तक। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर हम लोगों का है फसाना एजाब, जिनके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर है। क्या? फसाना एजाब है और मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर इनके मुसन्निफ है। अब हम लोग फसाना अजायब से बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फसाना अजायब क्या है? तो अब हम लोग जल्दी जल्दी सबको देख लेते हैं। फसाना अजायब क्या है दोस्तों? तो ये एक दास्तान है। क्या? दास्तान है। ठीक, जैसा कि मैं पिछले बताया हूँ, दास्तान किसे कहते हैं, कौन क्या, सब कुछ बता दिया हूँ। फसाना अजायब के मुसन्निफ कौन है? तो मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर। कौन? मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर। कौन है? मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर। दो का जो बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रज्जब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई? तो रज्जब अली बेग सरवर की जो पैदाइश थी वो 1786। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 1785 अगर रहेगा तो 1785 भी सही हो जाएगा, या 1786 रहेगा तो 1786, क्योंकि किताबों के मुताबिक ये इन्हीं के करीब पैदा हुए हैं। मतलब 1785 भी हो सकता है, 1786 भी हो सकता है। ये कहाँ के बाशिंदे थे? लखनऊ के बाशिंदे थे। मतलब रहने वाले कहाँ के थे? लखनऊ के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, रज्जब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था? तो रज्जब अली बेग सरवर के वालिद का क्या नाम था दोस्तों? वो मिर्ज़ा असगर अली बेग। क्या था? मिर्ज़ा असगर अली बेग उनके वालिद का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रज्जब अली बेग सरवर कहाँ के बाशिंदे थे? तो मैं बतला ही दिया हूँ कि लखनऊ के बाशिंदे थे, और 1785 या 86 में उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाजिद अली शाह ने कितने रुपए माहनामा पर सरवर का तकर्रुर किया था? तो वाजिद अली शाह ने सरवर का कितने रुपए माहनामा पर तकर्रुर किया था दोस्तों? तो 50 रुपये माहनामा पर। 50 रुपये माहनामा पर मुकर्रर हुए थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रज्जब अली बेग की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? तो रज्जब अली बेग की तालीम व तरबियत कहाँ हुई थी? लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ हुई थी तालीम व तरबियत? लखनऊ में। पैदाइश कब हुई थी? 1785 या 86 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, शायरी में सरवर ने किसको अपना उस्ताद बनाया? तो शायरी में सरवर ने किसको अपना उस्ताद बनाया था? तो आगा नवाजिश को। किसको? आगा नवाजिश को अपना उस्ताद बनाया था। किसको बनाया था? आगा नवाजिश को अपना उस्ताद बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 50 रुपये माहनामा पर रजब अली बेग को किस दरबार में मुलाजमत मिली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरवर का इंतकाल कब हुआ दोस्तों? 1859 में हुआ था। 1869 में ही, हाँ 1869 में ही सरवर का इंतकाल हो गया था। 1869 में। कहाँ? रामनगर में ही इंतकाल हो गया था। ठीक, रामनगर में 1869 में इंतकाल हो गया। और पैदाइश कहाँ हुई थी? 1785 में पैदाइश हुई, या 86 में। और इंतकाल कहाँ हुआ? इंतकाल 1869। बाशिंदे कहाँ के थे? लखनऊ के। और ये सब हुई उनकी बात है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरखंदा बख्त किसको कहा गया है? तो फरखंदा बख्त किसको कहा गया है दोस्तों? तो यमन के बादशाह को। किसको कहा गया है? यमन के बादशाह को फरखंदा बख्त कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वही जैसा कि मैं शुरू में ही बतलाया हूँ कि सभी के जो लास्ट में दिए गए हैं दो दो, उससे मैं लिया हूँ जो 2 नंबर में पूछा जाता है, ताकि इसी से सब कुछ क्लियर हो जाए।
तो बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया? बादशाह जो है सल्तनत छोड़कर कहाँ चला गया? तो दूसरे शहर में चला गया बादशाह। जब कहानी नहीं भी पढ़िए आप इसे याद कर लीजिए ना, बस सेम टू सेम आता है उर्दू में। बस कहाँ चला गया था? दूसरे शहर में बादशाह छोड़कर चला गया था। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। बादशाह की बेगम किसके साथ गई? तो बादशाह की जो बेगम थी दोस्तों, वो किसके साथ चली गई? वो जो सौदागर के साथ चली गई। किसके साथ? सौदागर के साथ चली गई। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, रामनगर में रज्जब अली बेग सरवर का क़याम कितने सालों तक रहा? तो रामनगर में रज्जब अली बेग सरवर का क़याम जो है 10 सालों तक रहा। कितने सालों तक? 10 सालों तक उनका क़याम रहा। अगला क्वेश्चन, रज्जब अली बेग सरवर की मुलाजमत किसके ज़माने में बरकरार न रह सकी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद अली शाह के बेटे के ज़माने में रज्जब अली बेग सरवर की मतलब नहीं रह सकी उनकी बरकरार मुलाजमत। तो यहाँ पर एक मैं फिर से बतला दूं कि मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई थी? 1785 या 86 में हुई थी। और इंतकाल, ये बाशिंदे कहाँ के थे? लखनऊ के बाशिंदे थे। और इंतकाल कहाँ हुआ था? 1869 में इंतकाल हुआ था। कहाँ हुआ था? रामनगर। रामनगर में उनकी कितना दिनों तक थी क़याम? तो 10 सालों तक था। तो अब हम लोग फिर अगले चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जो चैप्टर हम लोगों का क्वारंटीन है। क्या है क्वारंटीन? जो राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ है। राजेंद्र सिंह बेदी इनके मुसन्निफ है, राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए तो देखते हैं राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में कब पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है सितंबर 1915 में लाहौर में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में लाहौर में पैदा हुए थे। कहाँ? लाहौर में पैदा हुए थे। ठीक। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। क्वारंटीन का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो ये एक अफसाना है। ठीक, अफसाना है। दोस्तों मैं एक मतलब फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के साथ बहुत मतलब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं डाला हूँ जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके। और इस वीडियो से भी अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी देख रहे हैं, एक दिन पहले देख रहे हैं, अगर कुछ फ़ायदा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस बातों को ऐसे ही नहीं लें। एक सब्सक्राइब का एक सब्सक्राइब बहुत कुछ कर सकता है। तो आप अपना एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें और हमें अपना मोटिवेशन दें। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ठीक। बात तो मान ही लेंगे आप लोग, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, तो मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मेरे मेहनत में जितना भी आज तक मेहनत किया हूँ, पूरा साल मेहनत किया हूँ, अगर उसका फल देना चाहते तो बस सब्सक्राइब कर दें। वही बस वही हो गया, सब कुछ हो गया। तो अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है दोस्तों? तो राजेंद्र सिंह बेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफसाना क्वारंटीन में किस बीमारी का तज़किरा है? तो प्लेग। जैसे अभी कोरोना नहीं, कोरोना वायरस जो चल रहा था अभी फिर तो आ ही गया, तो फिर पढ़ाई उढ़ाई सब बंद हो गया है। तो वही क्वारंटीन जो लगा था वही अभी तो प्लेग की बीमारी जब इस कहानी में आई थी तो मतलब उस तरीके से मतलब बताया गया है ना। याद दिला दूं कि कब पैदाइश हुई थी? तो 1915 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजेंद्र सिंह बेदी की शादी सुमावती से कब हुई? तो सुमावती से जो शादी हुई थी उनकी कब हुई थी दोस्तों? 1914 में। सॉरी 1934 में हुई थी। 1934 में राजेंद्र सिंह बेदी की शादी सुमावती से हुई। कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र सिंह बेदी के माँ का नाम क्या था? सीवा देवी। माँ का नाम सीवा देवी था, जो ब्राह्मण ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। और वालिद हीरा सिंह थे। वालिद हीरा सिंह, माँ का नाम सीवा देवी और वालदा मतलब वालदा जो थी सीवा देवी और वालिद जो थे हीरा सिंह। ठीक। और शादी सुमावती से, तो बीवी का नाम सुमावती यानी अहलिया का नाम कब हुई? 1934 में उनकी शादी हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेदी ने डाक खाने की मुलाजमत कब तर्क कर दी? मतलब कब छोड़ दी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1943। कब छोड़ दी? 1943 में डाक खाने की नौकरी को छोड़ दी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राजेंद्र सिंह बेदी किस हैसियत से मशहूर है? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो किस हैसियत से मशहूर है? अफसाना निगार की हैसियत से राजेंद्र सिंह बेदी मशहूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगारे किस चीज़ का मजमुआ है? अंगारे जो है किस चीज़ का मजमुआ है दोस्तों? अफसानों का। अफसानों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। आपको नहीं लगता है? अरे पूरा किताब का ही तो क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव में गेस नहीं किया जा सकता है कि कौन क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, ऐसा रॉन्ग, ये गलत। लेकिन गारंटी तो है, किताब से ही तो आएगा। तो किताब तो ही है पूरा एक ही वीडियो में। तो आपको अब क्या चाहिए? बस इसी वीडियो को याद कर लीजिए, इसी का पीडीएफ याद कीजिए। पीडीएफ
याद कर लीजिए, बस हो गया। नहीं तो इसी को 2-3 मरतबा देख लीजिए, इतना अच्छा से पीडीएफ अगर पढ़िएगा तो सिर्फ जितना क्वेश्चन है उतना ही, अगर वीडियो देखिएगा तो कितना ऑब्जेक्टिव को मैं क्लियर किया हूँ पता चल रहा होगा आपको, अगर सही से देखे होंगे तो अंगारे किस चीज़ का मजमुआ है। टॉपिक पे आते हैं, अफसानों का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, राजेंद्र सिंह इब्तदा में किस नाम से लिखते थे? तो मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। किस नाम से? मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, बेदी का इंतकाल फालिज की वजह से कब हुआ? तो बेदी का जो इंतकाल कब हुआ था दोस्तों? फालिज की वजह से हुआ था। तो नवंबर 1984 में उनका फालिज के वजह से, मतलब नवंबर 1984 में फालिज की वजह से उनका इंतकाल हो गया था, 11 नवंबर। और फालिज कब अटैक किया था? तो 1979 में फालिज अटैक किया था, पता है? ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सेट कर रहे थे कि उनका इंतकाल कब हुआ, लेकिन फालिज क्यों दे दिए? कि क्योंकि मेरा जो है ना, एक मैट्रिक में कुछ ऐसे ही चैप्टर था जिसमें से कुछ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था, हमको याद नहीं था, गलती हो गया था मेरा, इसलिए अब ऐसे क्वेश्चन को मैं छोड़ता नहीं हूँ कहीं पर भी। तो जब मैं भी इंटर में पढ़ा करता था तो बहुत अच्छी तैयारी थी मेरी। तो आप लोगों को भी सोचा कि तैयारी करा देता हूँ, तो आप लोगों का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है, और अच्छा चाहिए हमको, और सब्सक्राइबर चाहिए दोस्तों। अभी वीडियो के लास्ट में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वादा नहीं करूँगा, लेकिन एक तो है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चलिए, बेदी का इंतकाल फालिज की वजह से कब हुआ? 11 नवंबर 1984। अब आप ही लोग हैं तो अब देखिए, अब बातें करने में क्या दिक्कत है कि नहीं? अगर आप भी चाहते हैं कि हम लाइव आकर आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले कुछ बताएं तो सब्सक्राइब करवाइए एकदम। अगला क्वेश्चन है, बेदी का इंतकाल कहाँ हुआ? दोस्तों, तो बेदी का इंतकाल कहाँ हुआ था बताएंगे आप लोग? बेदी का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो मुंबई में बेदी का इंतकाल हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में उनका इंतकाल हो गया था। अगला क्वेश्चन, बेदी पर फालिज का अटैक कब हुआ था? जैसा कि मैं अभी भी बतलाया कि 1979 में, और इंतकाल 1984 में हुआ। पैदाइश कब हुई थी बेदी की? बेदी की पैदाइश 1915 में। इंतकाल कब हुए? 1984 में। और अटैक कब हुआ इसका फालिज का? तो 1979 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम जो है वो दाना व दाम, क्या दाना व दाम इज़ द फर्स्ट अफसाना नेम है। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भागो के घर प्लेग से किसकी मौत हुई? तो भागो के घर उसकी जो बीवी थी, भागो की बीवी। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो ये थे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन उनको ऐसे लिखना रहता है, जैसे अगर क्वेश्चन आवे कि भागो के घर प्लेग से किसकी मौत हुई, तो आपको लिखना रहेगा कि भागो के घर प्लेग से भाग, और इसको इन्वर्टेड कॉमा दे देना है ऐसे, और लिखना है कि भागो की बीवी से हुई। ठीक ना? तो ये थे अब इस चैप्टर से, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं इसी तरीके से। तो सारे चैप्टर को देखना ही है, तो चलिए अगले अगले चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो अब जो हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है, कामिल इंकलाब, जो खुतबा है जयप्रकाश नारायण, जिनके मुसन्निफ है ना? तो अब तो समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण कब पैदा हुए? तो जयप्रकाश नारायण कब पैदा हुए थे दोस्तों? 11 अक्टूबर 1902 को पैदाइश हुई थी जयप्रकाश नारायण की। कब कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1902 को, 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण की पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन, कामिल इंकलाब का तस्वुर किसने पेश किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किसने पेश किया है? जयप्रकाश नारायण कामिल इंकलाब का तस्वुर पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम क्या था? हर्षद दयाल। ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे होंगे आप लोग, हर्षद दयाल इज राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई थी? 1902। इसमें जो मैन था कि कामिल इंकलाब का तस्वुर किसने पेश किया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। गेस तो नहीं कर सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है।
किसे लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को ही पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मजमून कामिल इंकलाब का ताल्लुक किस सिन्फ नस्र से है? तो ये किससे? खुतबा से। किससे? खुतबा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तानी सियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता है? तो एकदम सर्वोदय लीडर कहा जाता है। कैसा लीडर? सर्वोदय लीडर कहा जाता है हिंदुस्तानी सियासत में जयप्रकाश नारायण को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयप्रकाश नारायण की शादी किससे हुई? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जयप्रकाश नारायण की शादी किससे हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भाववती से। भाववती से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब हुआ? तो जयप्रकाश नारायण का जो इंतकाल हुआ था दोस्तों वो 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को इंतकाल हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक, 1979 में इंतकाल हुआ था। पैदाइश कब हुई थी? 1902 में पैदाइश हुई थी और 1979 में इंतकाल कर गए जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, जयप्रकाश नारायण कहाँ पैदा हुए? तो कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छपरा। मतलब कि छपरा में पैदा हुए थे। ठीक, कहाँ पैदा हुए थे? छपरा में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिताब दियारा गांव के मतलब के जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की सरहद पर मुनासिब मतलब दियारा गांव में पैदा हुए, है ना। सिताब दियारा गांव, सिताब दियारा गांव में पैदा हुए थे। जयप्रकाश नारायण कहाँ पैदा हुए थे? सिताब दियारा गांव में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ऐलान तालीम के लिए अमेरिका कब गए थे? तो 15 मई 1922। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 मई 1922 को अमेरिका गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए। ठीक, आला तालीम हासिल करने के लिए। जयप्रकाश नारायण अमेरिका से हिंदुस्तान कब आए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सितंबर 1929। कब? सितंबर 1929। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण पहली बार गिरफ्तार कब हुए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1930 में पहली बार गिरफ्तार हुए थे। कब हुए थे? 1930 में पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण कौन सी जेल में रहे? तो जयप्रकाश नारायण जो है नासिक के जेल में थे। कहाँ के? नासिक के जेल में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा शुरू से लेकर, ये भी अब तो लास्ट ही था ना हिस्सा नस्र का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? शुरुआत की हिस्सा नस्र का और सभी चैप्टर को बारी बारी से हम लोग देखे। फिर सब जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम लोग मज़ीद मुताले के लिए देखे। उसके बाद अब हम लोग नज़्म को देखेंगे। तो ये सबसे पहले सभी को देखने से पहले अब हम लोग एक मरतबा फिर जयप्रकाश नारायण के बारे में मैं बतला दूं कि पैदाइश कब हुई थी? 1902 में पैदा हुए थे और इंतकाल कब हुई थी? 1979 में इंतकाल कर गए। 1979 पटना में पड़ता है। और सिताब दियारा, अब सिताब दियारा छपरा में कहीं पड़ता होगा। तो 1902 में पैदाइश हुई थी, 1979 में इंतकाल हो गए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अभी इसी जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि मुसन्निफ़ इस सब का नाम, तो एक मरतबा फिर रिवाइज़ कर लीजिए। जो अभी हम लोगों ने 2-4 चैप्टर देखे हैं उसका। तो मैं यूनिवर्सिटी में मुसन्निफ़ कौन है? आप लोग बोलिए। एहसान दानिश। कौन है मैं यूनिवर्सिटी में? एहसान दानिश। क्या है? खुद नविश्त, फसाना अजायब, मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर, दास्तान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वारंटीन राजेंद्र सिंह बेदी, अफसाना। कामिल इंकलाब जयप्रकाश नारायण, खुतबा। तो ये सब थे इनके मुसन्निफ़ के नाम। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ते हैं, जो नज़्म उज़्म है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग भी अब थक गए होंगे, आप लोगों को भी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो अब कितना अच्छा है ना, एक हिस्सा नश्र हो गया एक अलग, और हिस्सा नज़्म कल कल उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर ये आज अपलोड हो गया तो। यहाँ तक आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया कि नहीं, ऑब्जेक्टिव याद हुआ कि नहीं, इतना बताइए आप लोग। और कल मैं जो वीडियो लाऊंगा वो नज़्म, हिस्सा नज़्म पर ला दूंगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम के करीब में देख रहे हैं या 1-2 दिन पहले देख रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। और अभी तक आप लोग देख ही लिए हैं तो प्लीज़, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या तो वीडियो में सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, इतना हम बोले हैं तो प्लीज़ आप कर ही दिए होंगे। तो अब शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। अब क्या कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और अच्छे से मेहनत कीजिए, मेरी यही ख्वाहिश है। और अच्छा नंबर लाइए, प्लीज़ अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि
आपका जब अच्छा आवेगा नंबर तो हमें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी मेहनत है आप लोगों के पीछे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए, अब ध्यान लगा के सबको याद कीजिए। अभी बहुत टाइम है, इसी वीडियो को 3-4 मरतबा अगर देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हिस्सा नस्र का तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और हिस्सा नज़्म का भी अब आधा घंटा होगा, या उसमें भी तो बहुत चैप्टर है ना, तो वो भी 1.5 घंटा कहीं लगता तो अच्छा नहीं रहता, ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग खूब वीडियो को शेयर कीजिए, खूब कीजिए। अगर अभी तक एक भी वीडियो नहीं किए तो इस वीडियो को एकदम कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।